अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आलिया है और मेरी कोरोना की जो फ़र्स्ट वीडियो थी उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे अपने डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ डिस्कस किए हैं, जिन जिन के आंसर्स मुझे लगा कि ज़रूरी हैं कि उनको मैं जल्दी जवाब दूं। उनको मैंने मैसेजेस के थ्रू रिप्लाई कर दिया था। मगर जिन लोगों के मुझे लगा कि काफ़ी सारे लोग एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक ही बात पूछ रहे हैं, तो उनके मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरह शॉर्ट वीडियोस बना के और सबको मैं रिप्लाई कर दूँ। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझ पर एतमाद किया और आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप लोग अपने जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो मुझसे डिस्कस कर सकें। तो एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़वातीन बिलख़ुसूस मदर्स पूछ रही थी अपने बच्चों के बारे में, वो ये था कि हमारे बच्चों को भूख नहीं लगती, या हमारे बच्चे कम खाना खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते हैं, या पिकी ईटर्स हैं, यानी बस गिनी चुनी कुछ चीज़ें खाते हैं और बाकी चीज़ें नहीं खाते। या एक क्वेश्चन ये भी था कि हम अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं लेकिन उनकी अपनी हाइट जो है या जो उनका वेट है वो अपनी एज के हिसाब से नहीं बढ़ रहा, या जो उनकी पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके मुताबिक उनकी हाइट या वेट ज़्यादा नहीं हो रहे। तो इन सब का जो लिंक है वो है बच्चों की एपेटाइट यानी बच्चों की भूख से। तो एक्चुअली ये जो बच्चों को भूख ना लगना या भूख कम लगना, बेसिकली ये ख़ुद से कोई मसला नहीं है, मगर बेसिकली ये एक सिम्टम है और इस यानी एक अलामत है, और इस अलामत या सिम्टम के पीछे बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं जो मैं आज आपको वन बाय वन ब्रीफली बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि आप अपने जो बच्चों के इश्यूज़ हैं उनको इन गाइडलाइंस को सामने रख के और एनालाइज़ करें कि इनमें से कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपके बच्चे खाना नहीं खाते या उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि अगर आपका बच्चा इस वक्त बीमार है, कोई उसको एक्यूट इलनेस है, तो यानी जैसे उसका गला ख़राब है या उसके ज़ुबान पे जैसे बाज़ बच्चों के छाले बन जाते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, या बच्चों को बुखार है, या कोई भी उसको ऐसा प्रॉब्लम है जो रिसेंटली दरपेश हुआ है, जैसे बच्चों को जैसे डायरिया हो जाता है या जैसे उनको गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाता है, तो उसमें बच्चों का बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं चाहता और वो उनकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आर्जी तौर पे जो मसाइल हैं उनमें तो जो आपकी कोई भी रीसेंट इलनेस है वो बच्चों की भूख को ख़त्म कर सकती है। उसके अलावा अब आते हैं ज़रा लॉन्ग टर्म और जो काफ़ी देर से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या जो हैबिचुअली जो चीज़ें हो रही हैं डेली बेसिस पे, अब हम उनकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसी चीज़ जिस पे किसी का भी ध्यान नहीं जाता और कोई कंसिडर नहीं कर सकता कि बच्चों के साथ भी ये इशू हो सकता है, वो ये है कि बच्चों को कोई ऐसा इमोशनल या साइकोलॉजिकल कोई स्ट्रेस हो, कोई उनको कोई ऐसी परेशानी या कोई उनको ऐसी टेंशन हो जिसकी वजह से वो खाना पीना बंद कर दें। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बच्चों को ये मुमकिन नहीं है कि बच्चों को कोई स्ट्रेस हो या उनको कोई साइकोलॉजिकल इशू हो, तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। बच्चों में भी स्ट्रेस एंजाइटी होता है उनमें। जब बच्चों को कोई कंपटीशन देते हैं या ख़ुद से उनको किसी मुकाबले में की दौड़ में लगा देते हैं कि फ़लाँ बच्चा आपसे अच्छा है, वो आपकी एज का है और वो आप उससे कमतर हैं, या फ़लाँ की फ़लाँ आदत आपसे ज़्यादा अच्छी है, या फ़लाँ के मार्क्स आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो हम बच्चों को एक बहुत बड़े स्ट्रेस में डाल रहे होते हैं। और बच्चों को, बहन भाइयों को एक दूसरे से कंपेयर करना बच्चों को इमोशनली वीक और डिस्टर्ब कर देता है। और उसके अलावा जब मिसाल के तौर पे अगर कोई जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग नहीं है और उनकी मदर्स जो हैं वो वर्किंग लेडीज़ हैं, तो अगर तो उनके घर में कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके लिए तो शायद इतना ये मसला परेशान कुन ना हो, मगर वो मदर्स जिनको किसी मजबूरी के तहत अपने बच्चों को हेल्पर्स के पास छोड़ के जाना पड़ता है, तो देयर वुड बी अ मार्क डिफरेंस बिटवीन द appetite of their kids at the time when they are present और when they are not present at home। तो उसमें बहुत फ़र्क आप देखेंगे कि आपका बच्चा आपके हाथ से कितना ज़्यादा खाएगा और उस हेल्पर की मौजूदगी में या आपकी एब्सेंस में
उसकी भूख में क्या चेंज आएगा, तो ये बात बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होगी। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो एक कोई साइकाइट्रिक इलनेस भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे चाइल्डहुड ओसीडी, जो चाइल्डहुड ओसीडी है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बच्चों का भूख ना लगना, एक्चुअली उनको भूख तो लग रही होती है लेकिन उनके कुछ ऐसे कुछ उनके इश्यूज़ उनके लाशऊर में चल रहे होते हैं जिसकी वजह से वो रोज़मर्रा की मामूलात में, जैसे खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, सब चीज़ों में उनको कोई ना कोई परेशानी का सामना होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और इस पे एक अलग से ये पूरी एक डिबेट है। फिर जो बाकी चीज़ें हैं उनमें, जो आम चीज़ें हैं उनमें एक तो कॉन्स्टिपेशन है। अगर आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड रहता है तो मोस्ट लाइकली कॉन्स्टिपेटेड रहने की वजह से उसकी जो गट मोटिलिटी है या जो उसका निज़ाम हज़म, आप समझ लें कि वो इतना अच्छा नहीं रहता, तो उसकी वजह से उसको एक फुलनेस की सेंसेशन रहती है और इस वजह से बच्चों को भूख नहीं लगती। फिर जो चीज़ आती है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज और लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। तो अगर आपका बच्चा फ़िज़िकली एक्टिव नहीं है, वो आउटडोर गेम्स और स्पोर्ट्स वगैरह वो नहीं करता, तो ये भी एक फैक्टर है कि बच्चा आपका उसको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी एनर्जी कंजम्पशन कम होगी और उसके जितनी भी एनर्जी स्टोर्स हैं वो यूज़ नहीं होंगे और उसकी वजह से उसको भूख नहीं लगेगी। तो इसी हिसाब से उसका निज़ाम हज़म भी काम नहीं करेगा अगर बच्चा फिज़िकली एक्टिव नहीं है तो। उसके बाद जो एक और जो चीज़ बहुत आम है, जो माएँ जो हैं वो समझने से कासिर होती हैं, वो ये है कि जैसे हम खानों के दरमियान में बच्चों को स्नैक्स देते हैं, स्नैक्स बिटवीन मील्स, फ्रेंच फ्राइज़ बना दिए, चिप्स खिला दिए, बाज़ार से कुछ ला दिया, जूसेस पिला दिए, पानी बहुत ज़्यादा पिला दिया या सैंडविचेस दे दिए। तो इन सब चीज़ों से बच्चा देर तक फुल रहता है और उसको फिर खाने की तलब नहीं रहती। स्कूल में जो हम लंच देते हैं तो उस लंच का तो ये फ़ायदा है कि बच्चा जो है क्योंकि स्कूल में वो पढ़ भी रहा है, उसकी ब्रेक टाइम में उसकी स्पोर्ट्स भी होती हैं, तो स्कूल टाइम पे देना तो मुनासिब है। मगर जब घर में बच्चा आ जाता है तो उसको हल्के फुल्के फ्रूट्स दे सकते हैं, एक आध एप्पल, एक आध बनाना, लेकिन बहुत हैवी स्नैक्स की वजह से बच्चा फुल हो जाता है, उसकी एनर्जी की जो डिमांड है वो पूरी हो जाती है और उसको भूख नहीं लगती। और इस केस में अगर आपको लगता है कि बच्चों की जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है, तो उसको फिर खाने के लिए इंसिस्ट करना बिल्कुल फजूल होता है। फिर उसके अलावा जो चीज़ें आ जाती हैं उनमें डिस्ट्रैक्शंस हैं। डिस्ट्रैक्शन से मुराद, आप खाना खा रहे हैं, आप एज अ फैमिली एक जगह इकट्ठे होकर खाना नहीं खाते और बल्कि अलग अलग लोग अलग अलग जगह बैठ के खाना खाते हैं और साथ में आप टीवी देखते हैं या आपके पास गैजेट्स हैं खाना खाते हुए। तो उस दौरान बच्चा जो है वो खाने की खुशबू, रंग, जायका, इन सब चीज़ों को महसूस नहीं कर सकेगा। उसका जो उसकी जितनी भी अटेंशन है वो सारी उन गैजेट्स की तरफ होगी और वो खाने की तरफ तवज्जो नहीं देगा और 2-3 नवाले लेने के बाद उसको लगेगा कि वो फुल हो चुका है और वो खाना छोड़ देगा। फिर जो एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर बच्चों का होता है कि पेरेंट्स खाना लेके बच्चे के पीछे पीछे फिर रहे हैं और उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ खा लो, प्लीज़ खा लो, और पूरा घर उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो उसमें बच्चों को एक मज़ा आने लग जाता है और वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो उससे निपटने का जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप डिसाइड कर लें घर में कि खाने का, नाश्ते का या लंच का या डिनर का ये टाइम है और इस दौरान जब सब पूरे फैमिली मेम्बर्स बैठ के खाना खाएंगे तभी खाना मिलेगा और जो खाना नहीं खाएगा उसको खाना नहीं मिलेगा बाद में। तो बच्चों के पीछे पीछे अगर आप नहीं फिरेंगे तो उनको बहुत जल्दी एहसास हो जाएगा कि अगर मैं खाने के टाइम पे खाना मिस करूँगा तो मुझे उसको भुगतना पड़ेगा। फिर एक जो चीज़ पेरेंट्स की तरफ से होती है कि आप बच्चों को थ्रेट करते हैं या उनको पनिश करते हैं कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको ऐसे करेंगे या आपको फ़लाँ पनिशमेंट देंगे, तो उससे भी बच्चे के दिल में एक नफ़रत सी आ जाती है और वो खाने को अवॉइड करने लग जाता है।
फिर उसके अलावा जो एक बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर आप अपने बच्चे को हर 6 महीने बाद डीवर्म नहीं करते, यानी उसको पेट में कीड़ों की दवा नहीं देते, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े हों और उससे बच्चे एनीमिक भी हो सकते हैं, वो बहुत चिड़चिड़े भी रहते हैं। और उसका सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट या जो उसका नुकसान कह लें पेट में कीड़ों का, वो ये होता है कि बच्चों को भूख नहीं लगती और वो मेल नरिश्ड रहते हैं। तो इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि हर 6 महीने बाद बच्चों को आप डीवर्म करें। इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन्स बाज़ार में इजीली अवेलेबल हैं, मगर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके और फिर अपने बच्चे को वो मेडिसिन्स दें। फिर उसके अलावा जो चीज़ें आ जाती हैं वो एक जो हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है कि हम बच्चों को उनकी बॉडी शेमिंग जो होती है कि फ़लाँ बच्चा मोटा है, फ़लाँ बच्चा जो है वो थिन लीन है या वो वीक है। तो इसमें इसकी वजह से बच्चों में एक चीज़ जन्म लेती है जिसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोज़ा। और बच्चे को लगता है कि मैं ओवरवेट हूँ, तो वो उसको इमोशनली और साइकोलॉजिकली इस हद तक डिस्टर्ब करता है कि बच्चा खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है और ख़तरनाक हद तक उसकी जो बॉडी फैट्स हैं वो कंज्यूम होने लगते हैं और वो किसी भी सूरत में वो खाना खाने को तैयार नहीं होता और आपको बाकायदा मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है इस केस में। अब जो चीज़ आती है वो ये है कि मुख्तलिफ़ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो बाय बर्थ बच्चों को होती हैं और यानी कंजेनिटल होती हैं और एंड किड्स आर बॉर्न विद दैट। और इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और इसकी मैं आपको एक मिसाल इस तरह से देती हूँ कि 2 साल पहले मेरे पास एक मदर आई कि मेरी जो बच्ची है उसको उस वक्त उस बच्ची की एज तकरीबन 2.5 साल थी। तो वो अपनी बच्ची को मेरे पास लाई चेक करवाने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको तकरीबन 2 साल से, यानी जब से इसकी वीनिंग की एज स्टार्ट हुई है जिसमें बच्चा ठोस ग़िज़ा लेना शुरू करता है, तो मेरी बच्ची को लूज़ मोशंस हैं और दिन में तकरीबन 13 to 14 टाइम्स ये स्टूल्स पास करती है और हमें इसके बार बार डाइपर्स चेंज करने पड़ते हैं। और इसके अलावा इसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो रही। और उनका ये भी एक प्रॉब्लम था कि वो कहीं आ जा नहीं सकते थे उस बच्ची के इन इश्यूज़ की वजह से। तो इसके अलावा वो कह रही थी कि उन्होंने काफ़ी जगह अपनी बच्ची को चेक करवाया और अब मेरे माइंड में जो डायग्नोसिस था वो था सीलिएक डिज़ीज़। तो सीलिएक डिज़ीज़ बेसिकली अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो वो वीट एलर्जी है। और उसमें ये होता है कि जो भी चीज़ें वीट से बनी हुई हैं और वीट में प्रोटीन होती है ग्लूटेन, तो जो भी चीज़ ग्लूटेन जिस भी चीज़ में मौजूद होगी और वो बच्चा उसको कंज्यूम करेगा, खाएगा, तो बच्चे की बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर सकती और बच्चे को लूज़ मोशंस, गैस्ट्राइटिस और बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। उसकी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और बच्चा मेल नरिश्ड होता है। उसकी स्किन और उसका कॉम्प्लेक्शन और मतलब बिल्कुल किसी भी तरह वो बच्चा हेल्दी नहीं रहता। तो उस बच्ची की जब मैंने फ़ाइल खोल के देखी तो उसमें उसकी मदर ने जैसे बताया था कि पेरेंट के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये बच्ची बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ भी नहीं है। तो उसकी बच्ची का जो एक टेस्ट जो सीलिएक डिज़ीज़ के लिए मखसूस एक टेस्ट है, वो टेस्ट किया गया था और वो टेस्ट पॉजिटिव भी था, मगर शायद जिन डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब किया था वो उन्होंने उसको मिस कर दिया, या ये भी हो सकता है कि वो जो मदर हैं वो दोबारा फॉलोअप के लिए ना गई हूँ उस टेस्ट के बाद। तो खैर उसके बाद उस बच्ची को मैंने 2 वीक्स के लिए एक चार्ट बना के दिया और उस चार्ट में मैंने उसकी मदर को वो सब चीज़ें लिख के दी जो वो कंज्यूम कर सकती थी, वो सब चीज़ें उसकी मदर को लिख के दी जो वो अपनी बच्ची को नहीं खिला सकती थी। इसके अलावा मैंने कुछ मल्टीविटामिन्स भी प्रिस्क्राइब किए और जब 2 हफ्ते बाद जब उसकी मदर फॉलोअप के लिए उस बच्ची को लाई तो उसकी हालत काफ़ी बेहतर थी और उसके जो नंबर ऑफ़ स्टूल्स थे वो अराउंड 3 to 4 स्टूल्स पर डे हो चुके थे और उसकी मदर बहुत खुश थी।
तो जो थोड़ा बहुत जो मसला था भी वो एक तो ये कि इसको थोड़ा-सा रिकवर होने में टाइम लगता है जब आप ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं जिनमें ग्लूटेन हो। और उसके अलावा ये भी थोड़ा-सा फैक्टर होता है कि जब बाकी घर वाले क्यों अंडरस्टैंड नहीं करते इस चीज़ को और बच्चे को प्यार मोहब्बत में वो चीज़ें खिला देते हैं जो बच्चे को नहीं खानी चाहिए। तो एक पूरी फैमिली का रोल होता है इस तरह की डिजीज़ेज़ में कि वो एक बच्चे के ट्रीटमेंट में सबको अब मैं आपको जल्दी-जल्दी कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो आपको अपने वीकली मेन्यू में शामिल करनी चाहिए, जिनसे आपके बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने की आदत हो जाएगी और आप शुरू से ही बहुत छोटी उम्र से ही अपने बच्चों को ये सब कुछ खाने की आदत डालें। तो फूड के बेसिक 5 ग्रुप्स होते हैं जिनमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो आपका जब वीकली मेन्यू आप बनाएं तो उसमें आप गोश्त भी शामिल करें और उसमें आप सब्जियां, फ्रूट वगैरह सब शामिल करें। तो प्रोटीन्स के लिए तो आपको दालें और पोल्ट्री और मीट वगैरह चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपको चावल से, मुख्तलिफ़ दालों से और मुख्तलिफ़ सब्जियों जैसे आलू वगैरह से बासानी मिल जाते हैं। और फैट्स आपको डेयरी प्रोडक्ट्स से मिल जाता है, जैसे आपको क्रीम, चीज़, बटर और घी वगैरह है। ये एक बेहतरीन सोर्स है फ़ैट्स की। विटामिन्स आपको मिल जाते हैं इनसे, सब्जियों से और फ्रूट से। और इसी तरह मिनरल्स भी आपको सैलड वगैरह से बआसानी मिल जाते हैं। तो इसके अलावा बहुत से पेरेंट्स ये भी शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हर चीज़ आसानी से नहीं खाते और हम उनको जो भी खिलाना चाहते हैं तो हमारे बच्चे वो चीज़ शौक़ से नहीं खाते। तो उसके लिए भी यही है कि ये सब बेसिकली आपकी अपनी इंटेलिजेंस और आपकी अपनी टैक्टिक्स और टेक्निक्स होती हैं कि आप अपने बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, आप उनको कैसे खिलाते हैं। तो कुछ बच्चे जैसे मटन और बीफ वगैरह नहीं शौक़ से खाते तो आप उसकी यखनी बना लें और उस यखनी को आप किसी भी चीज़ में जैसे चावल हैं या पास्ताज़ हैं, मैकरोनी वगैरह में आप आसानी से डाल सकते हैं, उनको उसकी ग़िज़ाइयत मिल जाएगी। और इसके अलावा कुछ बच्चे जैसे घी या बटर वगैरह शौक़ से नहीं खाते तो आप जो होममेड आपके बेक्ड आइटम्स होते हैं उनमें आप इजीली डाल के अंडे भी आप इसी तरह ही अपनी घर की चीज़ें की हुई जो होती हैं उनमें आप डाल के अपने बच्चों को आसानी से खिला सकते हैं। सैंडविचेस में डाल सकते हैं, गोश्त की आप कबाब बना सकते हैं और सैंडविचेस बना सकते हैं। तो किसी भी तरह आप बच्चों को ये चीज़ें खिला सकते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो बाकी भी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करूँगी कि मैं उनको रिप्लाई करती जाऊँ। अपनी कीमती आरा से मुझे आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया और अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।